हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज फिर से शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर, चैप्टर 5 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। हम इंडियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसमें हमारा जो चैप्टर 5 है बेटा, इससे पहले हमने किया था चैप्टर 4, जिसमें हमने देखा था इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है, उसके बारे में हमने देखा था। अब हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5, जिसका नाम है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कि कांग्रेस के जो सिस्टम को रिस्टोर कैसे किया जाए, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, उसको इसमें करने वाले हैं। बेटा आपने चैप्टर जब सेकंड पढ़ा था और मैंने पढ़ाया था, तो उसमें हमने देखा था डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, वो कांग्रेस थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस था। तो ऐसा क्या आया कि फोर्थ जनरल इलेक्शन आते आते कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया, वही इसमें पढ़ने वाले हैं। रीजन क्या है कांग्रेस का इतना बुरा हाल होने का, पॉलिटिकल रीजन क्या है, इकोनॉमिकल रीजन क्या है, सोशल रीजन क्या है, सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर 5 चैलेंजेस टू द रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम को कैसे रिस्टोर किया जाए, ये है हमारा चैप्टर। बेटा थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा इस चैप्टर का, फिर हम करेंगे शुरू। अब बेटा बैकग्राउंड इसका ये है इस चैप्टर का कि बेटा लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि 1962 में हमारे यहां इलेक्शन हुआ, उसके ठीक बाद चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया और उसमें इंडिया की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई, बहुत शर्मनाक हार हुई। पहली प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या हुआ, इस हार से सबसे ज्यादा जो शर्मिंदगी, सबसे ज्यादा जो जिसको झेलने पड़े थे, ताने झेलने पड़े थे, सबसे ज्यादा जिसको ब्लेम किया गया था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बीमार रहने लग गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि हर कोई ब्लेम कर रहा था कि नेहरू जी आप तो पंचशील की बात कर रहे थे, आप तो हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे, आपने पटेल जी की बात नहीं मानी और हमारा देश क्या हुआ, चाइना के सामने हार गया। तो नेहरू जी की तबीयत नासाज रहने लग गई थी, खराब रहने लग गई थी। और फाइनली क्या हुआ बेटा, 1964 आते आते नेहरू जी की हो गई डेथ। अब नेहरू जी की डेथ होते ही जो लीडर कंट्री को, देश को 1947 से लेके 1964 तक चला रहा है, अचानक से उस दुनिया से गायब हो गया। तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। भाई कौन लीड करेगा, नेक्स्ट लीडर कौन है, सेकंड नंबर पे कांग्रेस में कौन है, इसको लेके चर्चा होने लगी। कांग्रेस को चलाएगा कौन, कौन रूल करेगा। आगे हम देखेंगे बेटा 1967 में इलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर स्प्लिट कैसे हुआ, फिर कांग्रेस अच्छे से जीतती कैसे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। मेन हमारा जो फोकस है 1964 से लेके 71 के बीच में है। आप देखोगे कांग्रेस के बुरे दिन और कांग्रेस के अच्छे दिन दोनों ही देखोगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये भी देखेंगे, बट शुरुआत कांग्रेस के बुरे दिन से हो रही है। बेटा देखो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है नेहरू जी से बाकी लीडर्स के आगे, और उसके बाद इस पूरे डिकेड को ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक था, एक तरह से भूकंप आ गया था कांग्रेस के अंदर। हुआ क्या था, तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, इसके अंदर हम 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है आफ्टर नेहरू फू, अब नेहरू के बाद सक्सेशन किसके हाथ में जाएगी। दूसरा, क्या डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएगी देश के अंदर, ऐसा तो नहीं होगा मिलिट्री रूल आ जाएगा। ये दिक्कत में देश में दिक्कत थी। अब देख रहे हो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, द हिंदुस्तान टाइम्स। अब इसमें देखो ये न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या बताया गया है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी डाइड, नेहरू जी की डेथ हो गई है, इंतकाल हो गया है। और इस सडन डेथ से जो है पूरा देश जो है अचंभित हो गया है, बहुत ज्यादा सदमे में चला गया है। और इसके लिए 12 दिन का राजकीय शोक, 12 डेज का स्टेट मॉर्निंग कर दिया गया। स्टेट जो है 12 दिन के लिए पूरा जो है देश शोक मनाएगा, ऐसा कर दिया गया है। लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं लास्ट होमेज, लास्ट रिस्पेक्ट देने के लिए, किसको, नेहरू जी को। ये कार्टून बनाया गया बेटा, उस टाइम पेपर में आया है। अब इस कार्टून को बनाया आर के लक्ष्मण, बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे। आपके बहुत सारे इनका कार्टून आपको मिलेगा आपकी एनसीईआरटी के अंदर। ये दिखा रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया है देश में, एंजाइटी आ गई है कि भाई अब नेहरू जी के बाद कौन संभालेगा देश को, ये एक मसला हो गया था इसके लिए। तो नेहरू जी के बाद बेटा अब दिक्कत ये थी कि कौन लीडर है जो संभालेगा, जिसको पूरी इंडिया एक्सेप्ट करे।
एज ए लीडर, जैसे नेहरू जी की बड़ी इज्जत थी, वैसे ही कौन लीडर है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चलाएगा, कांग्रेस को भी मैनेज करेगा और देश को भी मैनेज करेगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हुई वो थे के कामराज। के कामराज साहब जो थे, इनका फोटो आपको बड़ा प्यारा नहीं दिख रहा होगा, बड़े बहुत ही हैंडसम इंसान है, काफी पर्सनालिटी अच्छी है। के कामराज थे मद्रास प्रेसिडेंसी से। मद्रास का मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास वाला एरिया। के कामराज उस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे बेटा, और प्रेसिडेंट के पास मतलब काफी पावर होती है कि पार्टी के अंदर क्या होगा। तो ये किंग मेकर थे उस टाइम पे, बहुत ही क्रूशियल इनका जो है योगदान था आफ्टर डेथ ऑफ नेहरू जी। सो इन्होंने बोला ऐसे लीडर को मैं चुनूंगा, मैं तो नहीं बनूंगा, मैं ऐसे लीडर को चुनूंगा जिसको सब एक्सेप्ट करे, कोई उसकी बुराई कर ही ना सके। तो इन्होंने बोला कि पहले तो लीडर कौन से स्टेट का चुना जाए। तो उन्होंने बोला भैया देखो, अगर देश में सरकार बनानी है, अगर देश में गवर्नमेंट बनानी है, तो सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकली डोमिनेटिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, बोले तो यूपी। यूपी में जिसका जलवा कायम है उसी का नाम मुलायम है। ऐसे बहुत सारे हमारे यहां पहले चलते थे पॉलिटिकल कोड 90s में। सो बेटा यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जिसके पास सपोर्ट रहेगा वही देश में राज करेगा। तो इन्होंने बोला पहली बात तो लीडर यूपी का। तो इन्होंने देखा कौन सा ऐसा लीडर है जो नॉर्थ इंडिया बेल्ट को, जो काउ बेल्ट को डोमिनेट कर रहा है, और उसके साथ ही साथ ऐसा नेता है जिसको लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कैरेक्टर बड़ा अच्छा। तो ऐसे नेता इनको दिखाई दिए लाल बहादुर शास्त्री। अगर मैं शास्त्री जी की बात करूं तो शास्त्री जी बेटा 1930 से ही देश की आजादी के लिए बहुत सारे जो आंदोलन हुए उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, और वो इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। और क्योंकि यूनानिमस डिसीजन था, पूरा कंसेंसस, वो किसी ने भी मना नहीं किया। के कामराज ने जैसे ही इस बात को फैलाया कि भाई हम बनाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी को, क्योंकि शास्त्री जी एकदम नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे। इससे पहले नेहरू जी के कैबिनेट में काम भी कर चुके थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि एक बार जो रेलवे मिनिस्टर थे और किसी रेल का एक्सीडेंट हो गया तो शास्त्री जी ने उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया कि भाई हो सकता है मैं एज ए मिनिस्टर में इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं। आजकल के नेता तो बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारे शब्द ये नहीं थे, हमारा मतलब ये नहीं था, कोई रिजाइन करने को रेडी ही नहीं है। लेकिन ये शास्त्री जी का करिश्मा ही था कि लोग इसको बोलते थे कि शास्त्री जी अपने जो भी प्रिंसिपल को लेकर बड़े कमिटेड इंसान हैं। देख रहे हो, शास्त्री जी भी कमिटेड इंसान थे, हम भी बात करते हैं कमिटमेंट की, ठीक है। तो शास्त्री जी कमिटेड थे, अपने जो भी इनके वसूल थे उसको लेके बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे उन चीजों का। तो इसीलिए इनको बना दिया गया देश का प्रधानमंत्री। बट बेटा दिक्कत ये थी ना कि शास्त्री जी को हमने बना दिया प्रधानमंत्री 1964 में, बट शास्त्री जी के सामने दिक्कत थी कि नेहरू जैसे लीडर के पोस्ट को संभालना अपने आप में एक चैलेंज का बात था। बट शास्त्री जी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको आगे लेके चलूंगा। हुआ यूं 1964 में शास्त्री जी बनते हैं देश के प्रधानमंत्री। और उधर चाइना पूरी नजर ध्यान गड़ाए हुए बैठा था इंडिया के ऊपर कि जैसे ये सही टाइम है इंडिया पे अटैक करके कश्मीर लेने का। और इसका पूरा फायदा उठाया किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान हमारी तरफ नजर गड़ाए हुए रखा हुआ था। पाकिस्तान को लगा भाई ये सही टाइम है, 1962 में इंडिया पे वॉर हुआ है, हमारी मिलिट्री का जो मोराल है वो डाउन है, हमारे पास आर्म्स एमुनेशंस हथियार कम है, बहुत सारी चीजें हम जो है हमारे पास कम है और हम हार चुके हैं, हमारे अंदर जो है मोरालिटी की भी हम मोरल रूप से भी हम बहुत पीछे हो चुके हैं, हमारा मोरल डाउन है, ये सही टाइम है अटैक करने का। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने अटैक किया रान ऑफ कच्छ, ये कहां पे? गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा, वहां पे अटैक किया पाकिस्तान ने। हमारी इंडियन आर्मी यहां पर इनका सामना करे उससे पहले उनका प्लान तो कुछ और था, उनका प्लान था कश्मीर के अंदर अटैक करना, लेकिन ये जो गुजरात में अटैक किया गया एक ध्यान भटकाने के लिए अटैक किया गया। हम यहां लगे, वहां पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर के अंदर। और उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि कश्मीरी लोग
पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, वहां की आम जनता फूल माला लेके स्वागत करेगी, आइए हजरात, आइए जनाब, आपका स्वागत है। बट ऐसा हुआ नहीं। शास्त्री जी ने बोला भले ही हमने 2 साल पहले एक वॉर हमसे हुई, हमारी पाकिस्तान जो है चाइना से हुई थी, हम हार चुके हैं, बट हम मोराल को डाउन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक तरफ गुजरात, दूसरी तरफ कश्मीर। अब शास्त्री जी ने दिमाग लगाया कि ऐसी जगह चोट करो पाकिस्तान को कि जिसका वो कभी उम्मीद ही न करे, और हमने अटैक किया लाहौर पर। पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा था कि लाहौर पे अटैक कर देंगे, वहां तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां तो कोई झगड़ा ही नहीं है। हमने लाहौर पे अटैक किया और लाहौर का जो बाहरी एरिया उस पर कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तान घबराया, भाई कश्मीर के चक्कर में तो हमारा लाहौर चला जाएगा। अब पाकिस्तान आ गया लाहौर बचाने के लिए, और इस तरीके से हमने कोशिश किया कि जो वॉर है उसको वाइंड अप करें, उसको खत्म करें। हमने क्या किया, इस वॉर को धीरे धीरे करके पाकिस्तान को पीछे किया और पाकिस्तान को उसकी औकात हमने दिखा दिया 1965 में। लेकिन बेटा अब हुआ क्या, एक तो वॉर हमने खत्म किया, इस वॉर को लेकर समझौता करने के लिए अब शास्त्री जाएंगे ताशकंद। शास्त्री जी जाएंगे ताशकंद, जो तजाकिस्तान की राजधानी है, वहां जाएंगे। कौन जाएगा, हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री उस वक्त के लाल बहादुर शास्त्री। दूसरी दिक्कत क्या थी बेटा, दूसरी दिक्कत यह थी कि इंडिया के अंदर उसी साल मॉनसून फेलियर हो गया, 2-3 साल से हो रहा था। क्रॉप नहीं है, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं है, फूड का दिक्कत है, क्राइसिस हो रहे हैं, ऊपर से इंडिया की हार हो चुकी है, तो इससे क्या हो, पूरा माहौल खराब है। इसीलिए शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। जवान लड़ेगा पाकिस्तान से, किसान लड़ेगा हमारे यहां जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो हमारे यहां ड्रॉट के चक्कर में क्रॉप फेलियर है, उससे लड़ेगा। और शास्त्री जी पाकिस्तान को हराने के बाद जब गए ताशकंद में अपना एग्रीमेंट करने के लिए, वहां पर उनकी बड़ी सस्पिशियस तरीके से डेथ हो गई, मौत हो गई। इसको लेके एक मूवी बनी है ताशकंद फाइल, उसको आप देखना, आपको काफी जानकारी मिलेगी कि शास्त्री जी को मारा गया है या उनकी रियल में ही नेचुरल डेथ हो गई थी। तो अब शास्त्री जी की डेथ हो गई भाई, विद इन 2 years, 2 साल के अंदर एक प्रधानमंत्री और मर गया। अब समस्या देखो, कांग्रेस के अंदर तो आपदा आ पड़ी है, शास्त्री जी की डेथ हो गई है। और भाई जो ये 1965 का वॉर है, इसको पाकिस्तान ग्लोरीफाई करता है कि हमने इंडिया को हरा दिया, इंडिया को हरा दिया। हराया कुछ नहीं, हमने तो उनके औकात दिखा दिया। लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने इंडिया को हरा दिया, ऐसा अपनी पब्लिक को जानबूझकर भ्रमित करते हैं। अब दिक्कत ये थी बेटा, शास्त्री जी की डेथ हो चुकी है, अब कमान किसके हाथ में दी जाए। फिर के कामराज साहब के सामने एक दिक्कत आई, भाई अब क्या करूं, अभी तो प्रधानमंत्री बनाया था, फिर से उनकी डेथ हो गई, अब क्या करें। अब के कामराज जी ने सोचा, जो भी पार्टी के सीनियर लीडर थे उनको लगा भाई एक काम करते हैं, इस इंदिरा गांधी को ही ना प्रधानमंत्री बना देते हैं। उसके पीछे 2-3 रीजन है। एक तो इंदिरा गांधी जो है नेहरू जी की विरासत लेकर आई है, एक तो इंदिरा गांधी नेहरू जी की विरासत लेकर आई है, दूसरा उनकी बेटी है, और तीसरा इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो जो भी काम होगा हमसे पूछ के करेंगे। इसीलिए उन्होंने बोला ऐसा लीडर बनाओ जो ज्यादा, जिसके पास आइडिया वाइडिया हो रहे, हमसे पूछ के काम करे। और फाइनली इंदिरा गांधी को बना दिया गया देश का प्रधानमंत्री। एक्सपीरियंस ज्यादा था नहीं इनके पास, ये थी मिनिस्टर थी, शास्त्री जी कैबिनेट में लगभग 1-1.5 साल काम किया था, कैबिनेट मिनिस्टर थी। उसके बाद सीधा डेथ के बाद बन गई प्रधानमंत्री। और इंदिरा गांधी को बोलते थे क्या ही कर लेगी ये तो गूंगी गुड़िया है, बट गूंगी गुड़िया कैसे आतंक मचाएगी अभी आप आगे देखना, ठीक है। अब हुआ है कि अब इंदिरा गांधी जी बन गई है देश की प्रधानमंत्री 1966 आते आते। अब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बनी है, और इंदिरा गांधी को के सामने समस्या ये है कि भाई अगले साल इलेक्शन होने वाला है, 1967 में इलेक्शन होने वाला है। इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने जाना है, देश के सामने प्रेजेंट होना है, और देश आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। 1962 का वॉर कैसे हार गए, 1964 में नेहरू जी की डेथ के बाद जो सक्सेशन हुआ वो कैसे हुआ, उसके बाद देश सवाल पूछेगा कि शास्त्री जी की डेथ कैसे हो गई, 1965 का वॉर कैसे हो गया, क्रॉप फेलियर कैसे हो गया, ड्रॉट कैसे आ गया, भूखमरी की समस्या क्यों है, पॉवर्टी क्यों है, गरीबी क्यों है। इतने सारे सवालों का जवाब कौन देगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। बाकी नेताओं को लगा भैया हम तो जवाब दे नहीं पाएंगे, इन नेहरू जी की बिटियां हैं, इन्हीं को भेज देते हैं, इन्हीं को बना देते हैं देश का प्रधानमंत्री।
अब इंदिरा जी के सामने समस्या ये है बेटा कि उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है वैसे ही इलेक्शन आ गया, बोले तो सर मुड़ाते ही ओले गिरे, ऐसी हाल हो गई इंदिरा जी की। ठीक है, लीडरशिप वॉइड कांग्रेस फेस कर रही थी बहुत ही बड़ी दिक्कत। आफ्टर नेहरू पहली बार इलेक्शन होने वाला है, एक साल में नहीं हुआ इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनते हुए। दूसरी दिक्कत क्या है, इकोनॉमिक हार्डशिप है, फ्रीक्वेंट बंद हड़ताल बुला रहे हैं, बाकी अपोजिशन वाले बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सरकार को लगा ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हड़ताल बंद, सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। 1967 में जो देश था उसके सामने समस्या क्या थी, मानसून फेल हो गया है, ड्रॉट है, फूड शॉर्टेज है, और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज हो गया एकदम गड़बड़, पैसे ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज में नहीं है। इस बीच में जो है इंदिरा जी क्या कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है। बेटा इसमें एग्जाम के लिए भी मैं टिप देना चालू कर दिया हूं। एग्जाम में एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा कि 4th जनरल इलेक्शन के बारे में बताओ, तो वहां पर आपको इकोनॉमिक और दूसरा लीडरशिप दोनों ही चीजों के बारे में बताना है। ये नहीं बस लीडरशिप, हमें कभी भी एग्जाम में लिखना है बेटा आंसर, तो हर एंगल से आंसर लिखो, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, 2-4 एंगल तो आंसर में होना ही चाहिए, तभी पता चलेगा कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है। एक ही बात को पूरा 4-5 पेज लिख के आ जाओगे हनुमान चालीसा, फिर नंबर नहीं मिलेगा बेटा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आंसर्स को आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब बेटा लास्ट टॉपिक हम देखने वाले एक इसके बाद और करेंगे, बस उसके आगे हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो आएगा वो 2 पार्ट में आएगा। अगर हम बात करें बेटा, अब हो क्या रहा था, पहले कांग्रेस के अंदर जो है इंटरनल फैक्शनिज्म है, लेकिन दिक्कत क्या थी, अपोजिशन डिवाइड था। अंदर कोई भी दिक्कत है, लेकिन अपोजिशन डिवाइड था, तो कांग्रेस का डोमिनेंस था, क्योंकि अपोजिशन जीत नहीं पाता था। किसी को 4 सीट मिली, किसी को 40 मिली, और बाकी मिल जाती थी कांग्रेस को। अब दिक्कत क्या हो गई, अब दिक्कत ये हो गई, अपोजिशन यूनाइट हो गया, अपोजिशन सारी जो विपक्ष की पार्टियां इकट्ठा हो गई, और कांग्रेस के अंदर ही दिक्कत समस्या चल रही है। अलग अलग एंटी कांग्रेस आइडियोलॉजी चल रही है, बहुत सारी पार्टियों ने एंटी कांग्रेस आइडियोलॉजी चलाया और बोला नॉन कांग्रेसिज्म, कि गैर कांग्रेसवाद की सरकार बनेगी, कांग्रेस को हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। अपोजिशन पार्टी को रियलाइज हुआ भैया कि हमारा जो डिवाइड वोट है ना, उसके चक्कर में कांग्रेस आती है पावर में। ठीक है, हमारे डिवाइड वोट के चक्कर में कांग्रेस आती है पावर में, इसीलिए अपनी खुद की जो मतभेद है, आइडियोलॉजी है, अलग अलग हमारे पार्टियों के जो अलग अलग हमारे मुद्दे हैं, उसको साइड में रखो, एक फ्रंट बनाओ, एंटी कांग्रेस फ्रंट, सब मिलकर कांग्रेस को हराएंगे, अपने मुद्दे को बाद में देख लेंगे। देखो नॉन कांग्रेसिज्म जो टर्म है ना बेटा, इसको लाया था, लीडर का नाम था राम मनोहर लोहिया, ये बेटा बलरामपुर यूपी से थे, अवधी स्पीकिंग एरिया। इन्होंने जो है राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया कांग्रेस को हटाने के लिए, और ये लीड कर रहे थे पूरा जो भी सोशलिस्ट मूवमेंट था। ठीक है, कांग्रेस रूल इन्होंने क्या बताया पब्लिक को, कांग्रेस का जो रूल है वो अनडेमोक्रेटिक, अपोजिशन के इंटरेस्ट को जो है, गरीबों के इंटरेस्ट को जो ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, पार्टी का पूरा फोकस जो है अपने गेम पे है, कांग्रेस का देश की भलाई के बारे में नहीं सोच रही है। अब ये सब समस्या भी है, आप देख रहे हो 1967 का इलेक्शन हुआ है और बहुत ही ज्यादा समस्या है। अब फाइनली आ गया है 1967 का इलेक्शन का रिजल्ट, और इस रिजल्ट को बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोलते हैं भैया ये तो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। पॉलिटिशियन जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। कैसे अर्थक्वेक है, कैसे, अब ध्यान से देखो, सेंटर में कांग्रेस ने रिटेन किया मेजोरिटी तो इन्हें बना लिया, लेकिन सबसे कम लोवेस्ट टैली कांग्रेस की हुई जब से 1952 से इलेक्शन हो रहा है, सबसे कम इनको वोट मिला। पहली बात, हाफ द मिनिस्टर्स इन द इंदिरा गांधी कैबिनेट डिफीटेड, आधे मिनिस्टर हार गए, जमानत जब्त हो गई, उनका खाता ही नहीं खुला। स्टेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहां पर कांग्रेस जो है हार गई, और जो जॉइंट पार्टी थी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी,
अब लोगों को लगा इस सबसे बड़ी जो पार्टी है, इस जायंट पार्टी को हराया भी जा सकता है। लोगों के अंदर क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस आया। अगर आपको मैं बताऊं कि कौन कौन से ऐसे जायंट्स लोग थे जो सबसे बड़े लीडर्स थे जो हार गए, तो 1967 के इलेक्शन में बेटा महाराष्ट्र से एस के पाटिल साहब, ये भी डिफीट हो गए, ये भी हार गए महाराष्ट्र। इन बिहार के भी सहाय काफी बड़े लीडर थे, वो हार गए। अतुल घोष ये भी हार गए बंगाल से। तमिलनाडु से जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो पूरी पार्टी को लीड कर रहे थे, ये भी भाई साहब हार गए। तो बड़े बड़े लीडर, मंत्री, नेता सब हार गए 1967 के इलेक्शन में। वो तो शुक्र है कैसे न कैसे करके कांग्रेस ने क्या किया, सेंटर में अपनी पावर को रिटेन कर लिया। बहुत ही बुरी डिफीट हुई, पॉलिटिकल डिफीट थी। बड़े बड़े लीडर जो थे वो सब क्या हो गए, हार गए। और इस चीज को लोगों ने देखा कि भाई इससे एक संदेश गया अपोजिशन पार्टीज के अंदर कि हम हरा सकते हैं, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसको इलेक्शन में हरा सकते हैं। क्या किया लोगों में, एक जो है लोगों के अंदर एक बेटा संदेश गया कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। तो बेटा ये था ऑल अबाउट जो आज हम कर रहे हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसका, जिसके अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, आया राम गया राम, इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो बेटा आप जो भी चीजें हैं इसको आप देखते रहो। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब क्यों अगर आपने नहीं किया है, इसको शेयर करो। फिर दूसरे पार्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।